हाँ सर, शुरू करो। दीपेंद्र सर, शुरू करो। हाँ। हेलो। हाँ मैम। जी नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मैम अपने बारे में बताइए मैम। जी सर। सर मेरा नाम नेहा राव है और मैं श्रीनाथ जी की पावन नगरी नाथद्वारा की रहने वाली हूँ, जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। सर मैंने अपनी 10th 2002 में नाथद्वारा के ही श्रीजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 84.50% के साथ पास आउट किए। 12th मैंने सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ में 77% के साथ में सेम स्कूल से पास आउट किया है। ग्रेजुएशन में सर मैंने बायोटेक्नोलॉजी में किया है 82% के साथ में, और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज जयपुर से मैंने 2008 में किया है ग्रेजुएशन। 2010 में सर मैंने एमएससी किया है बायोटेक्नोलॉजी में सुखाड़ यूनिवर्सिटी से, उदयपुर से, और इसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ और इसी सब्जेक्ट में मैं नेट और सेट क्वालिफाइड भी हूँ। सर उसके बाद 2012 में मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन किया है। 2016 में मैंने एमए किया है सोशियोलॉजी में, और अभी वर्तमान में मैं एज अ डिप्यूटी मैनेजर पोस्टेड हूँ राजसमंद में ही, और मेरी ठीक है हॉबी मैम। है बास्केटबॉल खेलना। जी मैम। तो मैम अभी आपने बायोटेक्नोलॉजी में शायद ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अपने इंडिया के अंदर है, जो वायरोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वो कहाँ पे है मैम? सर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है सर। और अभी बजट के अंदर भी कुछ ऐसी कुछ प्रावधान किया गया था इन चीजों के लिए? जी सर, 900 करोड़ रुपए स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को दिए गए हैं फॉर रिसर्च पर्पस। और ऐसी कुछ लैब के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, आपको पता है? सर सॉरी, लैब का मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैं। ऐसी 4 लैब स्थापित करने के लिए अभी इस बार केंद्र सरकार ने बजट का प्रावधान किया है। अच्छा मैम, अभी एक आवाज अभियान अभी एक चर्चा में था, आवाज अभियान। आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज है, आवाज अभियान के से रिलेटेड? जी सर, आवाज अभियान राजस्थान पुलिस द्वारा शुरू किया गया था, और इसमें मेनली महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाने की बात की गई थी। जी बिल्कुल। अभी हाल ही में एक बैंकों के निजीकरण को लेकर जो है केंद्र सरकार के जो एक कदम के विरोध के स्वरूप हड़ताल की जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि निजीकरण करना सही है या गलत है वर्तमान समय को देखते हुए? सर वर्तमान समय को देखते हुए मेरा ये मत है कि निजीकरण करना सही है, क्योंकि सरकार ने इसमें जिन कमिटीज का रिकमेंडेशन दिया है, नरसिम्हन कमेटी और पीजे नायक कमेटी, उनका भी यही मानना है कि सरकार के 5-6 बैंक बड़े बैंक होने चाहिए, और इसके अलावा जो बैंक सरकार के ऊपर बर्डन बन रहे हैं और जहां कस्टमर का पैसा भी सेफ नहीं है, उनको प्राइवेटाइज करके सरकार अपना कैपिटल बढ़ा सकती है। जी। और जो इनके जो कर्मचारियों की जो अभी उनकी समस्याएं हैं, उनको लेकर कोई निराकरण किया गया है या फिर कुछ समाधान केंद्र सरकार द्वारा खोजे गए हैं? सर इसका समाधान अभी कल के ही निर्मला सीतारमन जी के इंटरव्यू में कहा गया है कि जो भी कर्मचारी है उनके हितों की पूरी सुरक्षा की जाएगी, किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी, और जो भी उनको लाभ और मानदेय मिलते हैं वो मिलते रहेंगे। मैम, एक विकास वित्त संस्थान के गठन को अभी मंजूरी मिली है, आप उसके बारे में पता है आपको मैम कुछ? नहीं सॉरी सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है, इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा है अभी। ओके मैम। एक वित्त संस्थान और बैंक के अंदर क्या डिफरेंस होता है मैम, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में? सर बैंक आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, इनका प्रॉपर लाइसेंस होता है और इनकी प्रॉपर निगरानी आरबीआई द्वारा की जाती है। इनके टर्म्स एंड कंडीशंस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोई भी छोटी संस्था भी हो सकती है। इनका जो भी शायद मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन 50,000 करोड़ से अगर ऊपर है तो उसे बैंक की उपाधि दी जाएगी, और उससे छोटे हैं तो उन्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किया जाएगा। इनके टर्म्स एंड कंडीशंस लिबरली रेगुलेटेड होते हैं। एक मैम, अभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 पारित, मतलब लोकसभा में पारित किया गया, लाया गया है, तो उसके बारे में आपको पता है क्या है ये विधेयक? जी सर, इस विधेयक में सरकार का ये मानना है कि इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के 2019 के जजमेंट का हवाला देते हुए ये कहा है
कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके रोल्स डिफाइन करने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के रोल और चीफ मिनिस्टर के रोल में काफी तकरार पाई जाती है। तो इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रोल को डिफाइन करने के लिए ये एक्ट लाया गया है, जिसमें सर आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर दिल्ली सरकार कोई भी लॉ लाती है तो उसके मान्यता का ज्यादातर अधिकार एलजी के पास रहेगा, और इस बात को लेकर के जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार है उनका विरोध है। तो आपको क्या लगता है कि ये सहकारी संघवाद की जो हमारी जो एक व्यवस्था है उसको प्रभावित करेगा? सर, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया है कि इसमें एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अक्सर ये देखा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के रोल में और चीफ मिनिस्टर के रोल में विरोधाभास पाया जाता है, शक्तियां प्रॉपरली डिफाइन नहीं है, इसलिए इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होना जरूरी है। हालांकि मेरा पर्सनल मत ये है कि जो सरकार चुनी गई है, लोगों द्वारा चुनी गई है, असली जो पावर्स हैं वो उनके पास ही रहनी चाहिए। हर छोटे मुद्दे के लिए एलजी के पास जाना और किसी वजह से उनका फाइल अटकाना, ये कहीं ना कहीं संघवाद के विरोध में है। अच्छा, मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे कि महिलाओं से जुड़े हुए भी कोई 3 सार्थक कदम, 3 या 4 जो केंद्र सरकार द्वारा लिए गए हैं? सर, वर्तमान में या फिर जैसे नॉर्मल अगर वर्तमान समय में, कोई अभी भी? पिछले 1-2 सालों के अंदर कुछ बड़े कदम? सर, इसमें एक परमानेंट कमीशन की बात की है डिफेंस में महिलाओं के लिए। इसके अलावा सर, अ, पुलिस विभाग में भी महिलाओं की भर्ती को बढ़ावा देने की बात की गई है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट की, उसको बहुत ही स्ट्रांगली प्रमोट किया जा रहा है। फिलहाल सर मैं यही रिकॉल कर पा रही हूँ। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है मैम कि जो स्थानीय राज्यों में स्थानीय रोजगार को लेकर 75% के ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये राष्ट्रीय की जो देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करेंगे मैम? जी सर, मेरा ये मानना है कि आर्टिकल 15(4) और 16 के तहत जो भी हमें राइट टू इक्वालिटी मिला है वो पूरे देश के लिए एक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिवीजन की बात नहीं की गई है। तो जब पूरा देश एक है और जहां हम वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो वहां इस तरीके से रीजनलिज्म को प्रमोट करना ये मेरे विचार में तो बिल्कुल सही नहीं है। कुछ नौकरियां हैं जैसे जो लोअर लेवल की हैं, जैसे अगर हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, या नरेगा जैसी जॉब्स हैं जहां वहां के लोकल को रोजगार मिलना चाहिए, उन सेक्टर्स में अगर रोजगार दिया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है लोकल्स को, तो वो तो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर हम हाई लेवल जॉब्स की अगर बात करें, जहां हमें एक इंटेलेक्चुअल पूल चाहिए होता है, जहां हमें स्पेशलिस्ट टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड लोग चाहिए होते हैं, जहाँ उनकी हाई एजुकेशन हमें चाहिए होती है, वहां अगर हम रिजर्वेशन की बात करेंगे तो इससे कंपनियां प्रभावित होंगी। हो सकता है कंपनियां उस स्टेट में निवेश करने में भी फिर कतराने लग जाएं, और इससे कहीं ना कहीं वहीं के लोकल लोगों का रोजगार प्रभावित होगा। तो सर, मेरे विचार में कि इसमें हमें एक देश एक राष्ट्र और एक जॉब की बात करनी चाहिए, ना कि हमें रीजनलिज्म को प्रमोट करना चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हेलो। जी मैम, नमस्ते। नमस्ते। आपने मोहनलाल सुखाड़िया कॉलेज से भी पढ़ाई की है, तो मोहनलाल सुखाड़िया थे, वो कौन थे और उनका राजस्थान के विकास में क्या योगदान रहा था? मैम, मोहनलाल सुखाड़िया जी जो हैं वो राजस्थान के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। 1954 से 1971 तक उनका कार्यकाल रहा है, और उनका जन्म झालावाड़ में हुआ है, और उनकी जो बेसिक एजुकेशन है वो नाथद्वारा से ही हुई है। और मैम, उनका जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है राजस्थान के डेवलप में, उन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट के काम उनके कार्यकाल में हुए हैं। उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज्यादा काम किया है। एजुकेशन जैसा पोर्टफोलियो उन्होंने हमेशा अपने हाथों में रखा, ताकि एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। 3.2% जीडीपी का उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे खर्च किया। इसके अलावा कई तरह की सोशल सर्विसेज में भी उन्होंने डेवलपमेंट के कई सारे काम किए। लैंड रिफॉर्म्स उनके टाइम पे ही आए कई सारे,
और जमींदारी और बिस्वेदारी अबॉलिशन एक्ट भी उनके द्वारा ही लाया गया। इसके अलावा मैम 1959 में जो पंचायती राज सिस्टम आया था नागौर में, वो भी उनके कार्यकाल में आया और इसीलिए उन्हें पोस्टर बॉय ऑफ पंचायती राज सिस्टम भी कहा जाता है। और इसके अलावा मैम उन्होंने जो भी काफी सारे डेवलपमेंट के काम राजस्थान के लिए किए हैं, इसीलिए उन्हें राजस्थान का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। ओके, पंचायती राज की जो शुरुआत है वो नागौर से ही क्यों हुई? मैम सॉरी, इसका इसका मुझे जानकारी नहीं है, मुझे पढ़ना पड़ेगा इस बारे में। ओके, अभी आप डेप्यूटी मैनेजर लगे हुए हैं बैंक में, तो एक मैनेजर और एक एडमिनिस्ट्रेटर में क्या डिफरेंस होता है? जी मैम, क्या डिफरेंस या समानता? डिफरेंस। डिफरेंस, जी मैम। मैम एडमिनिस्ट्रेटर एक बहुत ही लार्ज स्केल पे दिखता है और एडमिनिस्ट्रेटर कहीं ना कहीं काम जन कल्याणकारी होता है, जिसके साथ सोशल सर्विसेज भी जुड़ी होती है, कई सारी पब्लिक भी जुड़ी होती है। मैनेजर का काम मैम सिर्फ चीज़ें मैनेज करने का है, अपना स्टाफ है उसको मैनेज करना है, उसको सिर्फ ये देखना है कि उसे कैसे अपना मैक्सिमम आउटपुट निकलवाना है अपने स्टाफ से। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर का काम कई सारी चीज़ों को साथ में मैनेज करते हुए चलना है। एडमिनिस्ट्रेटर का ही काम मैनेजमेंट भी है, लेकिन मैनेजर का काम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। ओके, आप इन दोनों में से किसको उचित मानती है? मैम अपनी अपनी जगह दोनों की अपनी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ा पार्ट है और उसकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो एक ज़्यादा जिम्मेदारी और ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी वाली पोस्ट है। अच्छा, एक अच्छा प्रशासक होने के लिए उसमें कौन से गुण होने चाहिए? मैम एक अच्छा प्रशासक होने के लिए उसमें कंपैशन होना चाहिए, लोगों की बातों को समझने का एक संवेदनशीलता होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, वो एक अच्छा डिसीजन मेकर हो, टाइमली कब कैसे डिसीजन लेना है अलोंग विद कीपिंग टाइम इन माइंड, और लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, सबको साथ लेने की टीम स्पिरिट होना चाहिए, और ओके। काम और कंपोज हो मैम। ओके, आप अपने अंदर कौन से गुणों को पाती हैं? मैम मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में इंटीग्रिटी भी है और मैं टीम स्पिरिट भी रखती हूँ। साथ में मैम मुझे पेशेंस है, मुझे लगता है कि मैं लोगों की संवेदनाओं को अच्छे से समझ के, सुन के और उनके निराकरण की दिशा में एक बेहतरीन कदम उठा सकती हूँ। ओके, आपने बताया आवाज के बारे में जो क्वेश्चन था, तो आवाज की फुल फॉर्म क्या होती है? मैम सॉरी, मैं अभी आवाज जो रिकॉल आप नहीं कर रखी। पा रही हूँ। नहीं, मैं ओके। अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैम। ओके, अभी राजस्थान में जो महिलाओं के संबंध में अपराध बढ़ रहे हैं, उसके क्या कारण मानती है आप? जी मैम, एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग अभी 50% हो चुके हैं महिलाओं के अगेंस्ट। और इसका मुख्य कारण ये है मैम कि जब से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आए हैं, उनका ये कहना है कि हर तरह की जितनी भी एफआईआर आती है, जो भी क्राइम होता है, उसकी रिपोर्टिंग जरूर हो। अगर रिपोर्टिंग थानों में नहीं होती तो डायरेक्ट एसपी ऑफिस में भी की जाए। मैम सबसे मुख्य रीजन यही है कि जो जितनी ज्यादा रिपोर्टिंग हो रही है, इसीलिए डाटा हमारा वुमेन क्राइम के अगेंस्ट एकदम से बढ़ा है, क्योंकि अब रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है। एकमात्र कारण ही है रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं? मैम मुख्य कारण यही है। इसके अलावा? इसके अलावा मैम क्राइम जैसे जैसे पॉपुलेशन और बेरोजगारी बढ़ती है, क्राइम का लेवल भी बढ़ता है। और ओटीटी और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इन्होंने भी काफी हद तक क्राइम बढ़ाने में मैम रोल निभाया है अपना। अच्छा, इसके लिए क्या सुधार आपको नजर आ रहे हैं? क्या करना चाहिए? मैम महिलाओं में क्राइम रोकने के लिए सबसे जो बेसिक सुधार है वो परिवार के लेवल से ही शुरू होना चाहिए। बच्चों में ऐसी वैल्यूज, ऐसे गुण इनकलकेट किए जाएं, और ताकि वो परिवार में ही मान सम्मान देखेंगे तो वो आगे भी स्त्रियों का मान सम्मान करेंगे। और दूसरा मैम, हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी हमें इन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए, जहाँ महिलाओं में समानता और उनका रिस्पेक्ट करना सिखाया जाए।
और मैम तीसरा ये कि जो ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इन और मोबाइल में अगर इस तरह की कोई भी चीज़ें अगर बच्चे देखते हैं तो उस पे पेरेंट्स का भी एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए। इसके अलावा मैम अच्छा। सोसाइटी जी ओके, तो ये सब तो है शिक्षा में नैतिकता की, जैसे आपने बात की है तो काफी नैतिकता है। अब उसमें क्या सुधार करेंगे और ताकि और अच्छा उनको व्यक्तित्व उभर के आए, इस तरह के अपराध नहीं हो स्पेसिफिक एजुकेशन के सेक्टर में। जी मैम उन्हें हम सॉफ्ट जो बैड टच और गुड टच है उसकी उसकी शिक्षा बहुत अच्छे से दी जाए। सेक्स एजुकेशन को इंक्लूड किया जाए, बच्चों को इस बारे में जागरूक किया जाए, सिखाया जाए। अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो उसको रिपोर्ट करें, उसको वो बताए अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को। एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट देने की ज़रूरत है। और परिवार में भी हम ये देखते हैं कि एजुकेशन में हमने ये चीज़ें इंक्लूड की है, लेकिन आज भी कई परिवारों में वो प्रैक्टिकली वो चीज़ नहीं देखी जाती है। प्रैक्टिकली बच्चे ये देखते हैं कि उनके घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, बातचीत के तरीकों में गलत शब्दों का यूज हो रहा है, तो वो चीज़ें परिवार लेवल से भी सुधारी जानी चाहिए। अच्छा और ठीक है, मेरा इसके लिए लास्ट हम क्वेश्चन। जी हाँ हाँ जी ओके। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप कोई भी 5 धार्मिक पर्यटन स्थलों के नाम बताइए। जी मैम मैम सबसे पहले मैं पावन नगरी श्रीनाथ जी के बारे में ही बताऊंगी। श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथद्वारा में। उसके अलावा कांकरोली में द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। जयपुर में खाटू श्याम जी का मंदिर है। और मैम उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर है। ओके, नेक्स्ट मेंबर कौन है, सुनील जी? थैंक यू मैम। विशाल जी। जी सर। अच्छा विशाल जी है। हाँ। जी नमस्ते सर। नमस्ते मैम। आपने बायोटेक करी है एमएससी से और बीएससी से। आप ये बता सकती हैं कि भारत में जो मुख्य संस्थान है बायोटेक के वो कौन कौन से हैं? सर भारत में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है न्यू दिल्ली में। इसके अलावा सर एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है हैदराबाद में। इसके अलावा सर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है पुणे में। सर अभी और मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। वर्तमान में बायोटेक्नोलॉजी में कोई नई खोज हुई है जो आपको याद हो अभी कुछ हालिया में? सर अभी वर्तमान में क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का खोज हुई है और इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है अभी। किसे दिया गया है, याद है आपको? सर इनका नाम है कारपेंटर और एक नाम और है सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। चलो कोई नहीं। ये जीन गन क्या होती है? जी सर जीन गन, प्लीज आवाज आ रही रिपीट है? करें। जीन गन बोलते हैं, जीन जी गन क्या होती है? जी सर जीन गन एक तरीका सर इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कोई भी सीड के अंदर या जीन को, मेरी आवाज रिपीट हो रही है, जीन को इनकलकेट किया जाता है किसी और की बॉडी में। जीन गन की हेल्प से जीन को दूसरी बॉडी में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। जीन क्या होते हैं ये? सर जीन बेसिक यूनिट होती है सेल की, जो जेनेटिक मटेरियल, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। और डीएनए क्या होता है? सर डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं और उन्हीं के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं। मींस उनके सीक्वेंस को ही जीन्स कहते हैं। ये एटीजीसी क्या होते हैं? मैंने कई बार डीएनए की जो मैंने पिक देखी है उसमें एटीजीसी लिखा हुआ है, तो क्या होते हैं ये? सर एडिनोसाइन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक होते हैं, एसिड होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं सर, ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स। आपका ये हॉबी क्या है? सर बास्केटबॉल खेलना। और बास्केटबॉल मतलब कितने खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में? सर 5 खिलाड़ी होते हैं इसमें एक टीम और में। कितनी देर चलता है गेम? सर ये क्वार्टर्स में चलता है।
1 घंटे में 4 क्वार्टर्स होते हैं, जैसे 15-15 मिनट के। भारत का कोई महान खिलाड़ी जिन्होंने बास्केटबॉल जिन्होंने अपना नाम कमाया? सर जी, अभी सर विशेष रघुवंशी हैं जिन्हें 2020 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा सतनाम सिंह हैं जो एनबीए की तरफ से खेलते हैं। महिलाओं में प्रशांति सिंह है जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया हुआ है। मतलब जब हमारे पास इतने अच्छे खिलाड़ी हैं तो फिर भी बास्केटबॉल का एक क्रेज जो है, या बास्केटबॉल इतना खेला नहीं जाता, इसका कोई कारण? जी सर, बास्केटबॉल सर इसलिए कम खेला जाता है क्योंकि एक तो हमेशा से हमने क्रिकेट को खेलते देखा है। क्रिकेट का जितना प्रमोशन मिला है उतना बास्केटबॉल का प्रमोशन नहीं हुआ है। और सर क्रिकेट का तो ऐसा है कि वो किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में, कहीं भी, किसी भी कोने में खेला जाता है। लेकिन बास्केटबॉल के लिए प्रॉपर कोर्ट चाहिए, जो कोर्ट का कंस्ट्रक्शन महंगा होता है, प्रॉपर सेटअप होता है। तो सर कई कॉलेजेस में, कई स्कूल्स वगैरह में आज भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और इसीलिए बास्केटबॉल कम खेला जाता है। और इसका प्रमोशन भी मीडिया और बाकी इंस्टीट्यूट की तरफ कम हुआ है। ओलंपिक में शामिल है ये गेम? जी सर, ओलंपिक में शामिल है। ये एयर बॉल क्या होता है? मतलब एक टर्मिनोलॉजी है बास्केटबॉल में, एयर बॉल, मतलब समझा सकती है? सर सॉरी सर, नहीं सॉरी सर, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। आप ये बता सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कैसे यूज किया जा सकता है? सर बास्केटबॉल एक ऐसा गेम है जो बहुत ही टैक्टिकल है और काफी स्किल्स के साथ खेला जाता है। इसमें काफी फास्टनेस और तो इससे सर कंसंट्रेशन बढ़ता है। अगर हम जो प्लेयर्स होते हैं वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रेंथ मिलती है उससे। और यही है कि सर इससे फिजिकल मेंटल फिटनेस रहती है और कंसंट्रेशन काफी हाई रहता है। ठीक है सर, थैंक यू। हो गया मैम। थैंक यू सर। नेहा जी, एक मैं क्वेश्चन और पूछूंगी आपसे लास्ट में। जी मैम पूछिए। आप अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें महिलाओं के बारे में 1 मिनट के लिए बोल के बताएं। एक महिला के बारे में कुछ भी बोल सकती है। मैम महिला के किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बोलना है या कुछ भी? कुछ भी बोल सकती है। जी, मैं ये बताना चाहूँ कि महिलाएं कहीं भी कम नहीं हुए हैं। यदि महिला ठान ले कि वह कोई करनो है तो बच्चे वो करने ही दम लेवे हैं। माणे अठारी महिलाएं घनी तेज है। ने कई भी काम दो, चाहे पानी भरनो है, चाहे बाजार में काम करना, चाहे घरों काम करना, चाहे नौकरी करनी, चाहे बच्चा पालना है, महिलाएं कहीं भी कम नहीं है। यदि एक महिला दूसरी महिला को सपोर्ट करे, साथ देवे, तो दुनिया री कसी ताकत नहीं है जो महिला ने पाछे कर सके। तो अणी वास्ते महिला ने आगे बढ़ाना चाहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और महिला ने अतरो बढ़ाओ कि उन्होंने कोई पाछे नहीं करे। वे एक दिन अपना नाम अतरो ऊंचो करे कि जो रोमा देवी रो है भी है। थैंक यू। वेरी नाइस। नेहा जी, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। और आप बाकी जो थैंक यू पहले मैम। मैंने जो आपके इंटरव्यू दिए थे उसके देखा जाए, अगर तुलना करें तो काफी सुधार है, बहुत ज्यादा सुधार है। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा आपका। थैंक कमी यू मैम। कमी तो मुझे कुछ नजर आई नहीं, जो मैं बताऊं आपको मेजर ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा। ठीक लगा। जैसे मैनेजर वाला था, प्रशासन में, एक प्रशासक में और मैनेजर में क्या अंतर होना चाहिए, वो भी आपने बहुत अच्छा बता दिया। मुझे और लगा मैंने वो आंसर अच्छा नहीं बताया। नहीं, वो अच्छा आंसर है। और कुछ ऐसे जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जैसे निजीकरण का था और भी क्वेश्चन थे, उसमें आप ठीक ठाक बता देते हैं, जिसमें आप अपनी एक राय बना देते हो ना। तो जैसे अब मैनेजर और प्रशासक में क्या अंतर होता है, ये ठीक है, आप जैसा भी बताते हो नॉर्मली चल जाता है। अ, इसके अलावा मोहनलाल सुखाड़िया वाला जो आंसर था, वो तो बहुत अच्छा बताया आपने। वो बहुत ही मैंने अच्छे से शानदार तैयार बताया, कर रखा न्यू था। आधुनिक। हाँ, तो इससे एक सीख मिल सकती है कि अपने बायोडाटा को अच्छा करना चाहिए, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। एक क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 5 धार्मिक नगरियों के बारे में। तो वो आपने, मैं यही जानना चाह रही थी कि आप मंदिर ही बताओ या फिर साथ में और भी मस्जिद भी बताओ। उनसे तो आप। हाँ, तो उसमें नो डाउट आपने अच्छे से सोच के बताया है।
बाकी ऑल द बेस्ट। बस Thank यही you, ma'am. परफॉर्मेंस आरपीएससी में रखनी है। उसमें- बिल्कुल। आरपीएससी में रखनी है। हाँ बिल्कुल। ओके। मैडम उसमें जो खाटू श्याम जी का मंदिर है वो सीकर में है, ये बात कहना उसमें। अच्छा, हाँ, वो मुझे थोड़ा डाउट था, मुझे लग रहा था कि मैं खाटू श्याम जी का मंदिर शायद गलत बोल रही हूँ। हाँ वो सीकर में है मैडम। जी, थैंक यू सर। नेक्स्ट फीडबैक। मैम, मुझे जो टॉपिक मिले थे आपकी हॉबी और शिक्षा, तो एक बेसिक सवाल जो शिक्षा से बन सकते थे, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में इतना ही पता होता कि क्या क्या है, क्या होते हैं, क्या नहीं होता, जीन क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन, तो वो जो बेसिक क्वेश्चन बन सकते थे, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन सब पूछना चाहते हैं बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन, वो आपने सब बराबर बताई। बास्केटबॉल के बारे में भी नॉर्मल इतनी जानकारी पूछते हैं लोग बाग कि भाई बास्केटबॉल खेला कैसे जाता है, कितना लंबा गेम होता है, कितने खिलाड़ी होते हैं, और एक दो टर्मिनोलॉजी जो उनको याद हो। तो मैंने भी कुछ दिन पहले एक एयर बॉल नाम से किसी दोस्त जो खेलता है उससे मुझे एक टर्मिनोलॉजी बताई थी, मुझे भी भूल गया कि उसको मतलब होती क्या है, तो मुझे अभी याद आया तो मैंने आपसे पूछ लिया। बाकी ओवरऑल आपका इंटरव्यू काफी अच्छा था, मतलब इंस्पायरिंग था कि काश मैं भी ऐसा इंटरव्यू दे पाऊँ। ये है। नेक्स्ट टाइम थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ मैम, नमस्ते मैम। जी सर, नमस्ते सर। मैम मैं आपका इंटरव्यू बहुत ही शानदार था। मतलब मैं खुद भी, मतलब मेरा तो पहला मौका है कि मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, दूसरा आज, पहला देराज जी का था। और मैं खुद चाहता हूँ कि मैं भी आपकी तरह इंटरव्यू में अपना प्रेजेंटेशन दूं। एक विकास वित्त संस्थान था मैम, ये अपने जो जितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होंगे उनके लिए जो फंड का प्रोवाइड करवाएगा मैम। ये 20,000 करोड़ का अच्छा, एक अच्छा, अच्छा, फंड अच्छा। बनाया जाएगा। इनिशियली इसमें 20,000 करोड़ होंगे, बाद में ये अपना जो धन है वो खुद जुटाएगा ये अपना, ठीक है। और दूसरा अच्छा, एक आपसे जो पूछा था मैम कि वो 3 जो केंद्र सरकार द्वारा कदम उठाए गए थे, उसके अंदर मैम एक मुस्लिम महिलाओं के लिए भी है कि मैम उन 3 तलाक वगैरह लेके आए हैं। एक उनके लिए जी, जी। महरम के बिना वो हज यात्रा पे जा सकती है। तीसरा है कि अच्छा। संपत्ति के उत्तराधिकार के अंदर महिलाओं को जो दिया है। तो ये 3-4 हाँ, बड़े हाँ, जी। कदम। जी, जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। ये मैं ज़रूर देखूँगी। और वो जो जी, थैंक यू इस सर। बार बजट में प्रावधान किया गया उसके अंदर 4 लैब लगाई जा रही है मैम। ये है जी, कि जी सर। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना लेके आए हैं, उसके तहत है 64,000 करोड़ की ये योजना है। उसके तहत ये 4 जो है वो लैब लगाई जाएगी। ये ओके लैब मैम, कहाँ लगाई जाएगी सर? ये अभी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन उन्होंने डिक्लेरेशन किया है कि ऐसी एक 4 बड़े वित्त का प्रावधान कर दिया उन्होंने, मतलब जो भी है। अच्छा, अच्छा। जी, जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा था मैम आपका इंटरव्यू। लास्ट वाला तो पंच लाइन था आपका, वो जो आपने लोकल लैंग्वेज में बोला था ना, वो आपके सीधे 5 मार्क्स एक्स्ट्रा करवा देगा आपके। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। कुछ बस कमी हो तो बता दीजिए हाँ, सर, मैं एक सुधारना चाह रही सुझाव, हूँ कुछ हाँ कमी है तो। एक सुझाव है मेरे हिसाब से, आंसर्स बहुत लंबे दे रहे हैं आप। जैसे हम लोग तो यहाँ सुन रहे हैं, हम आपस में हाँ, कैसे सुन हाँ। लेते हैं, वो लोग इतना सुनेंगे नहीं। तो थोड़ा सा आंसर्स को आप हाँ, संक्षिप्त हाँ। रखिए ना, बहुत लंबे लंबे आंसर दे रहे हैं आप। हाँ, हाँ। बस हाँ, ये ये मेरी मुझे, कमी है, मुझे खुद हाँ को भी फ़ील हो जाती है कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। हाँ, ये मुझे लगा कि आपके आंसर्स बहुत ज़्यादा लंबे थे। एक सर ये भी बता दीजिए ना कि मेरी स्पीड कैसी है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है। स्पीड वैसे मुझे लग रहा है अभी वैसे ठीक है, ज़्यादा एकदम ज़्यादा तेज़ नहीं कह सकते। आपने थोड़ा कंट्रोल किया लग रहा है मुझे पिछले वाले इंटरव्यू से। तो थोड़ा सा और आप अगर चाहो तो थोड़ा नॉर्मल और कर सकते हो, लेकिन वैसे ये भी एक आपकी नॉर्मल, मतलब जो लगता है ना, नेचुरल लग रही है स्पीड। ऐसा नहीं कि आप भाग रहे हो, नेचुरल लग रही है। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये इसको स्पीड सही है, जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, आप जो आंसर देते हो ना वो आगे वाला